Good morning, students. My name is Deepakar, your SST subject teacher. Today we learn chapter 12 वैदिक एज. हमने लास्ट टाइम पर इसका पार्ट 1 किया था. डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे वैदिक काल में किस टाइप का जीवन रहा है हमारा. आइए हम चलते हैं. हमारा आज पेज नंबर 71 पर देखिएगा आप. सबसे पहले आता हमारा ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी कि भौगोलिक विस्तार. There are abundant reference to the names of rivers, mountains, regions by which we know that the Aryan civilization flourished in a large area called Aryavrat. We shall concentrate our study on the region presently lying in the countries of the Afghanistan, Pakistan and India. In India, this area covers Punjab, Haryana, Rajasthan एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो भौगोलिक स्थिति में क्या देखेंगे हम, नदियों और पर्वतों के नामों से के ऐसे बहुत से संदर्भ हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि आर्य सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में था जिसे आर्यव्रत कहा गया. हम अपना अध्ययन वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत देशों के क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे. भारत में यह क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है. नेक्स्ट होता हमारा सोशल लाइफ यानी कि हमारा सामाजिक जीवन. सामाजिक जीवन किस प्रकार का रहा है. तो द आर्यंस वर आर नोमैडिक ट्राइब्स ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज बट दे led a settled life during the later Vedic age. They lived in villages where many families lived together. The head of the family was called the Grahapati, whose every word was the final authority in all family matters. He lived with his wife, sons and their wives, unmarried daughters or grandsons and granddaughters. This was a joint family. The sons and grandsons continued to live in the same family after their marriage. This was a हमारा जो सोशल लाइफ चल रही थी उसके बारे में बात कर रहे हैं हम. द पैट्रिकल सिस्टम ऑफ फैमिली. पैट्रिकल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक यानी कि पिता की ओर से. तो जो सोशल लाइफ थी हमारी पूर्व वैदिक काल में, आर्य एक खानाबदेश जाति से थे. अर्ली वैदिक एज बट दे लेड अ सेटल्ड लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज. ये गांवों में रहते थे वे जहाँ बहुत से परिवार साथ साथ रहते थे. परिवार के मुखिया को हम कहते थे गृहपति कहा जाता था उस समय, जिसका प्रत्येक शब्द परिवार के सभी मामलों में अंतिम था. ये अपनी पत्नी, पुत्रों और पुत्रों की पत्नियां, अविवाहित पुत्रियों, पौत्र व पौत्रियों के साथ रहते थे. यह एक संयुक्त परिवार प्रणाली थी. पुत्र व पौत्र अपने विवाह उपरांत भी उसी परिवार में रहते थे. यह एक पितृसत्तात्मक प्रणाली के परिवार थे. पैटर्न होता है पितृसत्तात्मक. The women enjoy the respectable position. They were educated. The parda or will system was not prevalent. They had equal participations in all region and the community ritual, which could not be complete without their पार्टिसिपेशंस. तो जो हमारा ये था, स्त्रियां समाज में सामान्य थी, वे शिक्षित थी. समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था. कोई भी धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान स्त्रियों के बिना संभव नहीं थे, इसलिए उनका समान सहयोग आवश्यक था. नेक्स्ट आता है हमारा इसके साथ ही आश्रम सिस्टम. अब हमारा आश्रम सिस्टम क्या है. ये
आश्रम सिस्टम क्या था हमारा? द आर्यंस had divided life into four well-defined ashrams of periods: brahmacharya, grahasth, vanprasth, and sannyas. The brahmacharya ashram was the first 25 years of life in which an individual study is under the guidance of the teacher or rishi forest. He lived the next 25 years in a grahasth ashram, which signifies that he married and raised a family. He was supposed to work and earn money and serve his wife, children, and parents. The period of next 25 years was Vanprastha ashram, in which he gave up community life and involved himself in the study of religious texts and community service. And the final 25 years were passed in the system he renounced all worldly affairs and spent his whole time in meditation, living in a forest hills. तो जो आश्रम प्रणाली थी, आर्य ने अपने जीवन काल को 4 भागों में बांटा था, जिनमें सबसे पहले था हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष आते थे, जिसमें एक व्यक्ति अपने गुरु या ऋषि के निर्देशन में वनों में रहकर अध्ययन करता था, और अगले 25 वर्ष वह गृहस्थ आश्रम में रहता था, जिसमें विवाह करता था और परिवार को बढ़ाता था। वह धन प्राप्ति के लिए कार्य करता था, अपनी पत्नी व बच्चों का भरण पोषण करता था। अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के थे, जिसमें वह सामाजिक जीवन को त्याग कर स्वयं को धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में व समाज सेवा में लीन कर लेता था। और अंतिम 25 वर्ष संन्यास और आश्रम के भीतर नेक्स्ट आता है हमारा वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। अब वर्ण और कास्ट सिस्टम हमारा कहता है, इन ऑर्डर टू मीट ऑल नीड्स of the community life, the Aryans had divided the community into 4 varnas or caste: Brahmins, Kshatriya, Vaishya और शूद्र। तो वर्ण के आधार पर समुदाय के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्यों ने समुदाय को 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो द ब्राह्मण्स वर प्रीस्ट who taught the performed religious performance. The Kshatriya were fighters who ruled and protect the tribes. The Vaishya were traders who ran the business, and the Sudras did the menial job and served the three classes. This system was not hereditary. The members of one family could adopt different varnas. However, with the passage of time, the varna system became rigid, resulting in the caste system, in which the son of the Brahmin became a Brahmin and the son of the Vaishya became a Vaishya. इसमें क्या हुआ हमारे? तो जो पुजारी, ब्राह्मण पुजारी थे जो शिक्षा देते थे और धार्मिक कार्यों को करते थे, क्षत्रिय योद्धा थे जो शासन करते थे और जनजातियों के रक्षक थे, वैश्य व्यापारी थे जो व्यापार करते थे और शूद्र 3 वर्णों की सेवा करते थे। यह प्रणाली प्रत्यक्ष नहीं थी, यह एक परिवार का सदस्य दूसरे वर्णों को अपना सकता था, किंतु समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई और इसके परिणाम स्वरूप जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई, जिसमें समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जाति प्रथा को उत्पत्ति हुई, जिसमें एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और वैश्य का पुत्र वैश्य ही बन सकता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता हमारा हाउसिंग। अब हाउसिंग में क्या पढ़ेंगे हम? द आर्यंस इन द
Early Vedics were ruled and nomadic in nature. They mostly built houses of mud, lime and bamboo. However, during the later Vedic age, they settled down at one place, which gradually resulted in large towns and cities such as Kashi, Vidya, Kaustumbi, Ayodhya, Hastinapur. तो हाउसिंग में स्टडी करेंगे हम। पूर्व वैदिक काल में आर्य ग्रामीण तथा खानाबदोश प्रकृति की जाति थी। वे अधिकांशतः मिट्टी, चूने व बांस के कच्चे घर बनाते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में एक स्थान पर बस गए थे, जिनके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे बहुत से कस्बे व जो हमारी हाउसिंग वाली थी घर बनाने के लिए, यानी कि घर में किस प्रकार से रहा जाए। तो जैसे काशी विधेया, कौशाम्बी, अयोध्या, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि बसते चले गए और उनके घरों का निर्माण पक्की ईंटों के थ्रू होने लगा। The men wore turbans while women covered their heads with a long cloth. Both men and women wore ornaments made of gold and silver. The ornaments made from flour to wear in walls. तो वहाँ के जो लोग थे वो चूने के प्रयोग से होने लगा। छतों और लकड़ी के खंभों पर टिकाया जाता था। खाने के बारे में उन्होंने काफी कुछ इसमें देख लिया था। नेक्स्ट आता है हमारा आर्य साधारण वस्त्र धारण करते थे, जिनमें क्रमशः धोती या नीवी शरीर के निचले भाग का लबादा या अधिवसा शरीर के ऊपरी भाग के लिए था। अपने सिर को ढकने के लिए पुरुष पगड़ी का तथा स्त्री लंबे वस्त्र का उपयोग करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही सोने व चांदी से बने आभूषणों को धारण करते थे। फूलों से बने आभूषण भी प्रचलन में थे। नेक्स्ट आता है वहाँ का फूड, खाना कैसा था। द आर्यंस वर pastoral people who cultivated crops and reared cattle, so their food comprised the grains, wheat, barley, rice, honey, fruit and vegetables, and milk products. Two types of wine were prevalent, soma and sura. The former was socially accepted and was even offered to gods. However, the latter was condemned as evil. तो जो वहाँ का खान पीन था वो क्या था। आर्य चरवाहे थे जो खेती करते थे तथा पशुओं को पालते थे। इससे उनके भोजन में अनाज, गेहूं, चावल, शहद, फल और सब्जियां तथा दूध से बने पदार्थ सम्मिलित थे। दो प्रकार की मदिरा भी चलन में थी, सोम व सुर नाम की। सोम को सामाजिक रूप से अपनाया गया था, इसे ईश्वर को ही भेंट किया जाता था, जबकि सुर को बुरा माना गया था। अब नेक्स्ट होता है हमारा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन किसे कहते हैं। मनोरंजन। मनोरंजन जो होता है हमारा इंग्लिश में कहलाता है वो रिक्रिएशन। मनोरंजन और खेलकूद कहते हैं। द आर्यंस वर फाउंड द बोथ इंडोर एंड एज वेल एज आउटडोर एंड एक्टिविटीज फॉर रिक्रिएशन। तो जो हमारे आर्यंस थे उन्होंने इंडोर कहते हैं घर के अंदर खेलने वाले, आउटडोर घर के बाहर खेलने वाले, दोनों ही तरह का खेल का निर्माण किया। दे लाइक डांस, म्यूजिक एंड द वे पसंद करते थे किसको, नृत्य, संगीत और चौपड़ उनके घर के बाहर के पसंदीदा भोजन थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा रिलीजियस लाइफ, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति। अब धार्मिक जीवन क्या था हमारा। रिलीजियस फॉर्म द
the predominant part of the Aryan's life. They worship the main gods of goddess. There were no templates in the early Vedic age. Their chief form of worship was by conducting yajnas, religious sacrifice, which they performed in the open. The popular gods worshipped by them include Indra and rain god Agni, and the fire god Surya, the sun god, and the Chandrama, the moon god. The Brahmins led the yajnas. They believed in the existence of the supreme god above the all gods and goddess, the attainment of whom was the ultimate goal of life. तो जो हमारे अधर्म आर्यों के जीवन का अभिन्न अंग थे, वे बहुत से देवी देवताओं की आराधना करते थे। पूर्व वैदिक काल में मंदिर नहीं थे। लोगों की आराधना करने का मुख्य तरीका धार्मिक त्याग था, जो खुले मैदानों के में संपन्न करते थे। उनके आराध्य देवों में इंद्र वर्षा देव बने, अग्नि अग्निदेव बने, सूर्य सूर्यदेव और चंद्रमा चंद्रदेव सम्मिलित थे। उनके आराध्य देवों में ब्राह्मण द्वारा संपन्न किया जाता था। उनका विश्वास सभी देवताओं के ऊपर एक मुख्य रूप से अस्तित्व में था, उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। However, with the passage of time, the yajnas become the expensive affair. All the people could not get performed. The people sought other ways of self-realization, as they believed in the life after death. The three main realization were the Jnana Marg, or the path of the Bhakti Marg, or the path of the good company, and the Karma Marg, or the path of action. It was believed that a person could attain mukti or self-realization by following any of these three paths. By mukti was meant ambition from the cycle or birth rebirth, as they believed in a life after death. In addition, to these, some other goddesses were also worshipped, the important of whom were Brahma, Vishnu and Mahesh. The Mahabharata and the Ramayana had made Krishna and Ram popular deities. It was during the Vedic age that the temple of built. तो जो हमारे समय के साथ साथ यह कराने में बहुत धन की आवश्यकता पड़ने लगी, साधारण लोग अब इसे नहीं करा सकते थे, इससे लोग आत्म मुक्ति के लिए अन्य मार्गों की खोज में लगे, क्योंकि इनका मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास था। तो इन्होंने आत्म मुक्ति को प्राप्त करने के 3 अन्य मार्ग भी बने: ज्ञान मार्ग, ज्ञान का पथ; भक्ति मार्ग, अच्छी संगति का पथ; और कर्म मार्ग यानी कि कर्म का पथ। आत्म मुक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी भी मार्ग का पालन किया जा सकता था। मुक्ति का अर्थ जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना था, क्योंकि ये मृत्यु के उपरांत जीवन पर विश्वास करते थे। इनसे अलग कुछ अन्य देवताओं की भी आराधना की जाती थी, जिनमें ब्राह्मण, विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु और महेश मुख्य रूप से थे। महाभारत रामायण ने कृष्ण तथा राम को प्रसिद्ध देव बना दिया था। उत्तर वैदिक काल में मंदिरों का निर्माण करवाना आरंभ हो गया था। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपके चैप्टर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर होगा। आप सभी को अच्छे से बुक को रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।